तो चलिए करेंगे आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहले ना मेरी कुछ बातों को आप अच्छे से समझ लो, फिर आपके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना आसान हो जाए। बेटे वैसे तो इस चैप्टर में ना दो बातें हैं, एक होता है प्रोमिजरी नोट और एक होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम लोग ज्यादातर जो क्वेश्चन करेंगे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ही करेंगे। अगर मैं थ्योरी पर्पज से बताऊं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट दोनों में डिफरेंस है। और अगर मैं न्यूमेरिकल एंट्रीज की बात करूं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का एक जैसा होगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअल में इसका रोल कब आता है, पहले तो इसको समझ लेना अपन ने। बेटे मान लीजिए एक बिजनेस की बात अपन करते हैं कि मिस्टर ए एक बिजनेस करता है। मिस्टर ए एक बिजनेस कर रहा है और मिस्टर ए जो बिजनेस कर रहा है उसके बिजनेस में डिफरेंट कस्टमर्स हैं। मिस्टर ए के बिजनेस में डिफरेंट कस्टमर्स हैं। उन कस्टमर्स में मान लीजिए मिस्टर एक्स एक कस्टमर है, वाई एक कस्टमर है, जेड एक कस्टमर है। ये सब कस्टमर हैं और ये सब है ना गुड कस्टमर है, फेथफुल कस्टमर है, डिफॉल्टर्स नहीं है। ये रेगुलर सेल परचेज हम इनसे कर रहे हैं, सब कुछ ओके है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो कस्टमर हैं इनमें क्या हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मिस्टर एक्स हमारे बिजनेस में आता है, वो 1 लाख रुपए का उधार लेके चला जाता है और वो नेक्स्ट टाइम जब आता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद, महीने भर के बाद, तो वो मेरी पिछली पूरी पेमेंट दे जाता है, लेकिन नया स्टॉक 1 लाख रुपए का लगभग फिर उधार ले जाता है। मतलब एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स से मैंने लाख सवा लाख रुपए लेने होते ही होते हैं। डिफॉल्टर नहीं है, जब नेक्स्ट टाइम आता है तो लास्ट वाला अकाउंट क्लियर कर देता है और आगे स्टॉक ले जाता है। समझ गया मेरी बात? अकाउंट क्लियर कर देता है, डिफॉल्टर नहीं है, लेकिन ऑलवेज एक्स में मेरा अमाउंट ड्यू रहता है। अब जैसे एक्स में रहता है वैसे वाई में भी रहता है, वैसे जेड में भी रहता है, और ऐसे और भी बहुत सारे कस्टमर जो हैं सारे फेयर, लेकिन वो मेरे से उधार लेकर जाते हैं। पुराना पेमेंट दे के जाते हैं, नया पेमेंट फिर उधार मांग लेते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? तो अब इससे क्या होता है, इससे मेरे बिजनेस का एक ह्यूज अमाउंट डेटर्स में ब्लॉक रह गया। अब इतना ही तो पैसा मैंने डेटर से लेना है और इतने रुपए का ही मेरे को बिजनेस में स्टॉक भी चाहिए। तो मेरी तो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, क्योंकि जितने रुपए मैंने बिजनेस में लगाए, जितने का स्टॉक चाहिए उतना लोग उधार भी तो लेके जा रहे हैं, तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गई। पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? बिजनेस में मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में मिस्टर एक्स क्या करता है, अपने जितने भी कस्टमर्स है ना, इन सब कस्टमर्स के ऊपर हम एक नोट बनाते हैं। इस नोट को हमने नाम दे दिया बीआर, बिल्स रिसीवेबल। और जो कस्टमर है जो इसे एक्सेप्ट करेगा उसके लिए ये हो जाता है बिल्स पेबल। ड्रोन करने वाले के लिए, जो बिल ड्रोन करेगा उसे हम लोग बोलते हैं ड्रोई, सॉरी ड्रोवर। और जो बिल को एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं बेटे ड्रोई। अब पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? दो लोग हैं, एक है ड्रोवर जो बिल को नोट कर रहा है, और एक है ड्रोई जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। ड्रोवर नोट कर रहा है, ड्रोई जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। सही है? ड्रोवर नोट कर रहा है, ड्रोई एक्सेप्ट कर रहा है। और अब हम लोग क्या करेंगे, जो बी आर नोट करेंगे, अब देखो उसमें होगा क्या कि मैं एक नोट बनाऊंगा जिसमें मैं कस्टमर को बोलूंगा कि भी हमने आपसे जो पेमेंट लेना है, जितने रुपए का आप हमसे स्टॉक लेकर गए हो, मैं उतने रुपए का नोट आपके ऊपर बनाऊंगा। उसके अंदर एक डेट मेंशन करूंगा कि भी इस डेट को आप हमारी पेमेंट दे दो।
और वो डेट मेंशन करके पूरा नोट बनाकर मैं आपको सेंड करूंगा। आप उसके ऊपर अपना सिग्नेचर करके स्टैंप लगा करके मेरे को दे देना। दैट मीन्स आप अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस हमें दे देना। जैसे ही आपसे एक्सेप्टेंस आएगी, उस एक्सेप्टेंस के बिहाफ पर हम क्या करेंगे, वो एक्सेप्टेंस के बिहाफ पर हम लोग जो है उसको अपने पास रख लेंगे। बीआर हमारे पास आ गया। अब इस बीआर का हमारे लिए यूज क्या है? पहली बात तो हम सेफ हो गए, भी कल को अगर कस्टमर पैसे देने से डिनाई कर दे तो हमारे पास उसका एक्सेप्ट किया हुआ नोट पड़ा हुआ है, हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगर इस बीआर को हमने जब बनाया, देखो बीआर बनाने के पीछे हमारा मोटिव लीगल एक्शन लेने का तो कम ही था, क्योंकि डेटर तो हमारा गुड है ना, वो पैसे देने से तो लगभग केस में मना करता ही नहीं है। हमें इस बीआर का फायदा क्या होगा कि आज मेरा कोई कस्टमर मेरे से स्टॉक लेकर चला गया और वो ये कहता है सर मैं आपकी पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स दूंगा, तो मैं उसको मना तो कर नहीं सकता। अब 3 महीने बाद अगर वो मेरी पेमेंट देगा तो इसका कंसर्न मेरा क्या हो गया कि भाई मेरे पास 3-3 महीने की उधार हो गई। तो मैंने उससे क्या बोला कि भाई ठीक है आप स्टॉक ले जाओ बट बीआर नोट कर दो। मैंने नोट कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर दिया। अब इससे होगा क्या, बीआर मेरे पास आ गया। अब वो बीआर में लेकर जाता हूं अपने बैंक में, वो बीआर में लेकर जाता हूं अपने बैंक में, और मैं अपने बैंक में जाकर अपने कस्टमर्स अपने बैंक से कहता हूं कि सर ऐसा है, मेरा कस्टमर है मिस्टर बी या मिस्टर एक्स जिससे मेरे को पेमेंट लेना है, बट ये देगा पेमेंट 3 महीने बाद और मेरे को पेमेंट की रिक्वायरमेंट है आज ही। तो आप क्या करो, ये बीआर रख लो और मेरे को आप आज ही पेमेंट दे दो। तो मैं क्या करूंगा, बीआर बैंक को दे दूंगा और बैंक बोलेगा सर मैं आपको आज ही पेमेंट दे दूं और मेरे को कस्टमर से मिलेंगे 3 महीने बाद पैसे। तो इसमें मेरा क्या फायदा, मैं ऐसा क्यों करूं? तो हमने बैंक से बोला कि जितने पीरियड के लिए, जितने पीरियड पहले आप मेरे को पेमेंट दे रहे हो उतने पीरियड का आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो, उतना इंटरेस्ट लेस करके बाकी पेमेंट दे दो, तो आपका ये इंटरेस्ट का फायदा हो जाएगा। आपने तो वैसे भी हमें लोन ही देना है, तो आपका ये इंटरेस्ट लेस कर दो आप। उसको बोलते हैं अपन बीआर डिस्काउंटेड। अपन एक्स इंटरेस्ट ले ही नहीं सकते ना, यही तो दिक्कत है भाई। हम जनरली हमने क्रेडिट अलाउ कर दिया ना। आप एक्स हो, आप मेरे पास आए कि सर आप मेरे को स्टॉक दे दो, आपकी पेमेंट मैं 3 महीने बाद दूंगी। फेयर कस्टमर हो, आप मेरे से ₹1,00,000 का सामान ले गए, मैंने बोला 3 महीने का मैं ब्याज लूंगा, तो आप मेरे पास आओगे क्यों? बोलोगे ब्याज क्यों दूं मैं, उधार तो मेरे को दूसरे लोग भी दे रहे हैं। वो भाई वो अमाउंट देखो, अपन जब अपन ने ₹1,00,000 का सामान आपको बेचा तो उसके अंदर कमाई तो करी होगी ना। और मेरे को पता भी 3 महीने बाद इसने दिया पेमेंट देना है, तो मैंने इसको कोई कैश डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा। तो ₹1,00,000 का जो सामान हमने आपको बेचा उसमें इनकम तो हमने कमाई है। अब अगर मेरे को बिजनेस करना है, धंधा करना है, तो ₹1,00,000 का सामान तो उधार देना पड़ेगा 3 महीने के लिए। आप बोलोगे सर आप नहीं दोगे, मैं दूसरे से दूसरा बिजनेसमैन देने को तैयार है। तो अगर मेरे को आपको अपना कस्टमर बनाए रखना है, उधार तो देना पड़ेगा, लेकिन आप पेमेंट दे रहे हो 3 महीने बाद। अब हो सकता है उस ₹1,00,000 में मैंने 10-12 हज़ार कमा रखे हो आपसे। अब वही ₹1,00,000 का बीआर अगर मैं नोट कर देता हूं और बैंक मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है 12% पर एनम, और बैंक से वो 3 महीने बाद वाला बीआर में आज ही डिस्काउंट करवा लूं, तो बैंक क्या करेगा, मेरे से इंटरेस्ट चार्जेस ले लेगा 3,000। और बैंक आज मेरे को कितने रुपए हैंड ओवर कर देगा, 97। 3,000 बैंक के हो गए। ड्यू डेट पर बैंक जाएगा मेरे कस्टमर के पास और बैंक मेरे कस्टमर से पूरे रुपए कितने ले लेगा, 1,00,000। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? इसमें मेरा नुकसान क्या हुआ, मेरे को ₹1,00,000 के बदले में कितने रुपए मिले, 97, लेकिन 3 महीने जल्दी भी तो मिल गए, हाँ या ना? नुकसान मेरा 3,000 का, बेनिफिट क्या कि मेरे को पेमेंट 3 महीने पहले मिल गया। बैंक का फायदा क्या कि बैंक ने तो पैसे लोन पर इंटरेस्ट पर देने थे, तो वो 3,000 बैंक ने इंटरेस्ट कमा लिया। और आपका फायदा क्या कि आपको ₹1,00,000 का जो स्टॉक है वो उधार में मिल गया। ₹1,00,000 ड्यू डेट पर 3 महीने बाद मैं लेने आ जाऊं, बैंक लेने आ जाए, आपको तो पूरे 1,00,000 ही देने हैं, हाँ या ना? और अगर मैं बीआर को बैंक से डिस्काउंट नहीं करवाता
तो मेरा कोई नुकसान इंटरेस्ट का तो होता नहीं, क्योंकि 3 महीने तक बीआर मेरे पास था और ड्यू डेट पर मैं वो पैसे लेने के लिए आपके पास आ गया, तो मेरे को पूरे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन बीआर लिखने के पीछे मोटिव ही क्या होता है? अर्ली पेमेंट रिसीव करना। तो वो बीआर जनरली हम लोग क्या करते हैं, बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं। आप जरा सोचो, आप एक्स हो और आप 1 लाख रुपए का स्टॉक लेने आए, और हो सकता था आप ये कहते हैं सर सारी पेमेंट मैं कैश में दे दूंगा, आप बताओ कैश डिस्काउंट क्या दोगे? तो मैं 2 या 3% आपको कैश डिस्काउंट दे देता, तो भी तो मैं देता ही। तो वो मैंने एज अ इंटरेस्ट आपसे, मतलब आपसे तो चार्ज नहीं किया, बट मेरे को वहां इंटरेस्ट का लॉस हो गया पेमेंट अर्ली रिसीव करने के चक्कर में। ये वाली बात बताओ, सब बच्चे क्लियर है? आया ना? और अगर उस स्टॉक में इतना मार्जिन था ही नहीं तो मैं इतने पीरियड का उधार देता ही नहीं आपको। सही बात है या नहीं है? ये अपन ने सीखा ना एवरेज ड्यू डेट वाले में, अकाउंट करंट में। सही बात है या नहीं है? लॉजिकल बात है। चलिए, अब पहले तो ये बताओ, ये वाली बेसिक बात आपको क्लियर है? तो बीआर में दो पार्टी तो ये होगी, एक होता है ड्रोवर और एक होता है ड्रोई। बट आपसे थ्योरी में अगर मैं पूछ लूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी इन्वॉल्व होंगी? 3 पार्टी इन्वॉल्व। एक होगा ड्रोवर, एक होता है ड्रोई, और तीसरी पार्टी जिसका नाम है पेई। पेई पेई कौन होता है? जो ड्यू डेट पर पेमेंट रिसीव करता है। जैसे ये बीआर डिस्काउंट मैंने करवा लिया, बीआर ड्रोन किसने किया? मिस्टर ए ने। एक्सेप्ट किसने किया? मिस्टर एक्स ने। और ड्यू डेट पर पेमेंट किसको मिला? बैंक को, क्योंकि ड्यू डेट पर बीआर किसके हाथ में है? बैंक के हाथ में। तो ड्यू डेट पर पेमेंट लेने कौन गया? बैंक। तो पेई कौन हो गया ड्यू डेट पर? बैंक हो गया। तो एक हो गया ड्रोवर जो बीआर नोट करेगा, एक हो गया ड्रोई जो बीआर को एक्सेप्ट करेगा, बीपी को एक्सेप्ट करेगा, और एक हो गया पेई जो ड्यू डेट पर पैसा रिसीव करेगा। क्या बेटे? बेटे आज तो चैप्टर का पहला दिन है, सही है? अभी तो आप थोड़ा पेशेंस बनाओ, केस तो सारे ही आएंगे। जो आप जितना आप सोच सकते हो सारे केस आएंगे, ठीक है ना? जितना कुछ सोच सकते हो और जो जेन्युइनली हो सकता है वो सारा इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक बात है ना? लेकिन एक ही दिन में पढ़ेंगे तो फिर रायता हो जाएगा। अभी आप सुनो, बेसिक बेसिक बात क्या समझ में आई? इसी को कलयुग बोलते हैं, कि पैसे देने से पहले बाउंस करना, डिसऑनर करना, इसी को कलयुग बोलते हैं। चलिए, लेकिन बात समझिए, अपन क्या बात कर रहे हैं ये देखिए। अब जब अपन बिल की ड्यू डेट की बात करेंगे, तो सबसे पहली बात है ना, जब बीआर नोट होगा उसमें एक पीरियड मिलता है अपने को, पीरियड अलाउड होगा, और उसमें फिर अपन क्या करेंगे? ड्यू डेट निकालेंगे। तो ये वाली बात अपन ने एवरेज ड्यू डेट रिसेंटली पढ़ा, उसमें भी किया था कि डेट ऑफ ड्रोन जो होता है, डेट ऑफ ड्रोन जो होता है उसमें पीरियड अलाउड को हम लोग ऐड करते हैं, और उसमें हम लोग ग्रेस पीरियड, कितने दिन का होता है बेटे? 3 डेज का ग्रेस पीरियड होता है, उसको भी अलाउड करते हैं। और इन सबको मिलाकर जो आती है उसे अपन ड्यू डेट का नाम देते हैं। आप सब बच्चे बताना पहले, ये वाली बात क्लियर है क्या? सबने सीखा है? अच्छा ये बताना, अगर ड्यू डेट हॉलीडे होगा तो क्या करेंगे बेटे? तो हॉलीडे दो टाइप के, एक पब्लिक हॉलीडे, अगर तो पब्लिक हॉलीडे होता है, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे होता है। एक तो अगर आपका पब्लिक हॉलीडे होता है तो 1 डे बिफोर लेंगे, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे होता है 1 डे आफ्टर, या नेक्स्ट वर्किंग डे अपन उसको नाम दे सकते हैं। ये वाली बात बताओ क्लियर है? डेट ऑफ ड्रोन, पीरियड अलाउड, ग्रेस पीरियड, सबको ऐड करेंगे तो ड्यू डेट बनेगा। जो ड्यू डेट होगा वही लेंगे, लेकिन अगर वो हॉलीडे है तो मैंने दो बातें बता दी। हॉलीडे में पब्लिक हॉलीडे है तो 1 डे बिफोर, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो
1 डे आफ्टर, यानी नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा वो ड्यू डेट होगा। सब बच्चे बता दो क्लियर है? अच्छा, इतना काम करने के बाद, अच्छा इसमें ना मैं एक चीज और बताता हूं आपको। इसमें ना एक कंसेप्ट आता है। अच्छा एक बात बताओ पहले, फिर हम आगे की बात करेंगे। मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है, उसने एक बीआर नोट किया अपने कस्टमर के ऊपर। ये बीआर हमने नोट किया 1 जनवरी 2015 को। बीआर नोट करके हमने उसका कोरियर कर दिया मिस्टर बी को। मिस्टर ए बिजनेसमैन ने मिस्टर बी के ऊपर एक बीआर नोट किया और कोरियर कर दिया बी को। कोरियर पहुंचा मिस्टर बी के पास 5 जनवरी को, और 5 जनवरी 2015 में बी ने एक्सेप्टेंस किया। मतलब बी ने एक्सेप्टेंस करके जो साइन किया, स्टैंप जो लगाई, उसके ऊपर डेट कौन सी है? 5 जनवरी। जबकि हमने बीआर ड्रोन कब किया था? जनवरी 1। और पीरियड अलाउड इसमें जो किया गया, इसमें पीरियड अलाउड हमने किया हुआ है 3 मंथ्स का। तो अपने को ड्यू डेट बतानी है कि ड्यू डेट क्या होगी। ड्यू डेट क्या होगी ये बतानी है। अब आप मेरे को ये बताओ, ड्यू डेट जब मैं कैलकुलेट करूंगा 3 मंथ्स के लिए, तो अपन जनवरी 1 से करेंगे या 5 जनवरी से करेंगे? जनवरी 1 क्यों माना, 5 क्यों नहीं माना? आपकी तरफ से तो जनवरी 1 था, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो एक्सेप्ट आपने पता नहीं उसमें कुछ गलत सलत लिख रखा हो। सही बात है या नहीं है? बी ने वो उसको कब देखा? बी ने एक्सेप्टेंस कब दिया? तो बी कहता है भी मैं तो 5 जनवरी से मानूंगा। हाँ या ना? अलग अलग केसेस हो सकते हैं ना। आपको पेपर में क्या मानना है? मान लो ये क्वेश्चन मैं दे सकता हूं ना कि ए ड्रोन बिल ऑफ ₹10,000 ऑन January 1 विच इज एक्सेप्टेड बाय द बी ऑन 5 जनवरी। लाइन लिख दूंगा मैं। सही बात है ना? अब बताओ ड्यू डेट क्या होगी। चलिए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके लिए अपन है ना पहले लिखते हैं टाइप्स ऑफ बिल। इसमें एक आएगा बिल आफ्टर डेट, एक पॉइंट आता है बिल आफ्टर डेट, एक पॉइंट आता है बिल आफ्टर साइट। मैंने लिखवाया था क्लास में शायद ये। और थर्ड मैंने लिखवाया था बिल एट साइट। ये हमने लिखा था। बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट और बिल एट साइट, तीन बातें मैंने आपको बताई। बिल आफ्टर डेट में ड्यू डेट स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ड्रोन। ड्यू डेट स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ड्रोन। बिल आफ्टर साइट में ड्यू डेट स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और तीसरा जो होगा बिल एट साइट, बिल पेबल ऑन डिमांड, या इसको लिखते हैं ऑन प्रेजेंटमेंट। और इसमें लिखो नो ग्रेस पीरियड अलाउ। इसमें कोई ग्रेस पीरियड अलाउ नहीं। बिल आफ्टर साइट में ड्यू डेट स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ड्रोन। बिल आफ्टर साइट में ड्यू डेट स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और बिल एट साइट पेबल ऑन डिमांड या पेबल ऑन प्रेजेंटमेंट।
सब लोग बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है? ठीक बात है। यानी अगर बिल आफ्टर डेट है तो मैं जनवरी 1 से ही आपकी ड्यू डेट निकालूंगा, प्लस 3 मंथ्स ऐड करूंगा, प्लस 3 डेज ऐड करूंगा, और ड्यू डेट अगर आप निकालोगे तो ये मेरे अकॉर्डिंग 4 अप्रैल 2015 आ रही है। और अगर बिल आफ्टर साइट होगी तो 5 जनवरी को मैं बेस बनाऊंगा, प्लस 3 मंथ्स ऐड करूंगा, प्लस 3 डेज ऐड करूंगा, और ये डेट क्या बनेगी? 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 2015, ये हमारी ड्यू डेट बन गई। आप सब बच्चे बताओ क्लियर है? इस केस में 4 अप्रैल आपकी ड्यू डेट बनेगी, और इस केस में 8 अप्रैल आपकी ड्यू डेट बनेगी। और तीसरे वाले केस में कोई भी आपकी ड्यू डेट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि थर्ड वाले केस में जब तक बिल के ऊपर कोई डेट ही नहीं है, जब तक बिल प्रेजेंट नहीं होगा, तब तक कोई ड्यू डेट बनेगी नहीं। जिस दिन प्रेजेंट करोगे वही ड्यू डेट होगी, और उसमें कोई ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होगा। आप सब बच्चे पहले ये वाली बात बता दो, क्लियर है क्या? बेटे अगर मैं देखता हूं ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 1 या 2 पेज तक तो ये बेसिक थ्योरी है। इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट पर निकलने हैं, जो कि ऊपर मैंने रूल अभी आपको बताए उसी पर बेस करेंगे। तो ये तीनों के आगे तो लिख लो आप HW, होमवर्क। ठीक बात है ना? ये आपको आज ही कर लेने हैं, और इनमें जो डाउट होगा, अगर कोई ड्यू डेट आपकी सही नहीं निकलती है तो आप मेरे से कल क्लास में आते ही डिस्कस करेंगे। पहले मैं वो ड्यू डेट निकाल के आपको बताऊंगा। ठीक बात है या नहीं है? बोलो जरा सब लोग, क्लियर है क्या? अब अपन बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अपन बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो पता है मैं क्या करता हूं, पहले मेरी बात सुनो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा, उसके लिए ना मैं आपको एक एक करके ना केस बनाता हूं। अपन केस लिखेंगे और उसकी एंट्री लिखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर देंगे। ठीक रहेगा ना? जैसे कि केस नंबर 1, व्हेन द BR रिटेन बाय ड्रोवर till due date, when the BR retain by the drawer till due date, अगर BR को ड्रोवर ने ड्यू डेट तक अपने पास रखा और फिर हमने उसको डिस्काउंट मतलब पेमेंट करवा ली, तो भाई ऐसी सिचुएशन में क्या एंट्री बनेगी? अपन एक काम करते हैं, दो पार्टी बना लेते हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स को मैं मान लेता हूं सेलर, और वाई को मैं मान लेता हूं परचेजर। ठीक बात है ना? एक्स को मैं मान लेता हूं सेलर, वाई को मैं मान लेता हूं परचेजर। नंबर 1, फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर हमने उधार में सेल किया, एक्स ने सेल किया वाई को, एक्स अपनी बुक में एंट्री क्या बना देगा? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये वाली एंट्री अपन बना देंगे, और वाई अपनी बुक में बना देगा परचेज अकाउंट डेबिट
टू एक्स अकाउंट, ये एंट्री बना देंगे। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? एक्स ने वाई के ऊपर बी आर नोट किया, एक्स के लिए बी आर, वाई के लिए हो गया बेटे बिल्स पेबल। नंबर 2, फोर, नहीं पहले तो सेल ही हुआ, बी आर तो हुआ ही नहीं, बी आर तो मैं लिखूंगा, फॉर बी आर ड्रोन, एक्स ने वाई के ऊपर बेटे बी आर ड्रोन कर दिया। एक्स ने अगर वाई के ऊपर बी आर ड्रोन किया तो आप मेरे को बताओ किसके लिए बी आर, किसके लिए बीपी? एक्स के लिए बी आर और वाई के लिए क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। एक्स अपनी बुक में क्या लिखेगा बेटे? बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, और ये लिखेगा बेटे एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। फिर अपन क्या करेंगे? ड्यू डेट तक फॉर बी आर रिटेन टिल ड्यू डेट एंड इन कैश। ड्यू डेट पर उसको इन कैश किया गया, तो ये एंट्री करेगा बेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, और ये बनाएगा बेटे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्कुल। सब बच्चे बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट है आपको? बेटे अगर मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन फिल करके दिखाऊं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलें, क्वेश्चन फिल करके अगर मैं दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ आप इसमें, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा गया क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 10.6 पर, ऑन जनवरी 1 ए सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू बी। ए ने बी को गुड सोल्ड किया एंड ड्रू अ बिल फॉर 3 months ऑन बी, और ए ने बी के ऊपर बिल्स नोट कर दिया 3 months का। बिल एक्सेप्टेड बाय द बी एंड रिटर्न टू ए, and the bill is duly honored on maturity. Pass journal entry in the books of A and B if A retain the bill till the due date. आपको ए और बी की बुक्स में एंट्री करनी है अगर बी आर को टिल ड्यू डेट तक रिटेन किया गया। स्क्रीन पर जो ये एंट्रीज हैं एक्स की बुक में और वाई की बुक में सेम एंट्री बनेंगी। अमाउंट इसमें 10,000 आ जाएगा और डेट ड्रोन की तो हो जाएगी जनवरी 1, सेल की जनवरी 1, ड्रोन की जनवरी 1, और क्योंकि ये पीरियड 3 months का है तो जनवरी 1 के 3 months के बाद अप्रैल 1 प्लस 3 days का ग्रेस, 4 अप्रैल को ये पेमेंट आपका हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बड़ा मजे में आप कर दोगे, दिक्कत नहीं है। मैंने ना इस चैप्टर में बेटे बेसिक लेवल के क्वेश्चन को भी रखा है, और जैसे जैसे आप चैप्टर में घुसेंगे तो आपको एडवांस लेवल का टॉपिक भी मिलेगा। सही है ना? बेसिक लेवल भी मिलेगा और एडवांस लेवल भी मिलेगा। पहले ये वाली बात बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है? चलें बेटे आगे। आइए, इतना सब करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों आपके इससे हो जाएंगे। केस नंबर 2 लिखो, व्हेन बी आर sent to the bank for collection, when BR sent to the bank
फॉर कलेक्शन। अगर बी आर बैंक ने कलेक्शन के लिए सेंड किया तो क्या होगा? देखिए, अगर बी आर को बैंक ने कलेक्शन के लिए सेंड किया, देखिए पहली बात, फॉर गुड्स सोल्ड टू बी। मान लो ए और बी दो पार्टी हैं, इधर ए है इधर बी है। ए सेलर है और बी बायर है। फॉर गुड्स सोल्ड टू बी, बी को सेल किया, एंट्री क्या बनाएंगे? बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और यहां बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। फॉर बी आर ड्रोन, बी आर ड्रोन, हमने उसके ऊपर एक बी आर ड्रोन कर दिया। बी आर ड्रोन करेंगे तो ये लिखेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और अपन यहां लिखेंगे ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये वाली एंट्री अपन बना देंगे। बोलो जरा, ये वाली बात सबको क्लियर है? फिर अपन क्या करेंगे? ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट बी आर सेंड टू द बैंक। ड्यू डेट पर बी आर हमने कहां सेंड कर दिया? बैंक। तो दो एंट्री बनाएंगे, एक बनाएंगे बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, एक एंट्री बनाएंगे बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, और एक एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट, मतलब बिल फॉर कलेक्शन के लिए हमने भेज दिया, तो एंट्री बना देंगे बिल फॉर कलेक्शन टू बी आर, और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन। दोनों को कट करेंगे तो एंट्री वही बन गई, बैंक टू बी आर। और बेटे ये एंट्री बना देगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ना इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं बनेगी, तो डायरेक्टली पेमेंट ही करेगा बस। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये डायरेक्टली पेमेंट की ही एंट्री करेगा। सब बच्चे बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है? उसके बाद पता है क्या करेंगे बेटे, आप मेरी बात को समझना। मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 7 करवाना है, आप देखोगे ना 7 में आ जाएगा ये। अच्छा, इसमें ना एक चीज और हो सकती थी कि जब हमने बैंक्स को ये बी आर कलेक्शन करने के लिए भेजा, ये एंट्री ऐसे लिखो, और करके ये भी हो सकता था कि बैंक चार्जेस ले ले। तो एक एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। अगर मान लीजिए बैंक कोई चार्जेस ले लेता, तो बैंक डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन, फिर ये एंट्री बनती। अगर बैंक कोई चार्जेस लेगा तो, लेकिन वो हमसे लेगा, हम ही पे करेंगे, बिल्स पेबल पेमेंट करने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्स पेबल का पेमेंट करने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब बच्चे बताओ, क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? चलें आगे।
चलो एक केस और पढ़ते हैं, इसे ना क्वेश्चन नंबर 7 करोगे ना बिल्कुल आराम से हो जाएगा। केस नंबर 3, when BR discounted with bank before ड्यू डेट। अगर बीआर को डिस्काउंट करवा लिया गया बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट अगर बीआर को डिस्काउंट करवा लिया गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ये मैंने आपको बताना है। व्हेन बीआर डिस्काउंटेड बिफोर ड्यू डेट, बैंक से अगर हम डिस्काउंटेड करवा लें तो देखिएगा, जैसे मान लो ए और बी दो पार्टी है, ए सेलर और बी बायर। ना पहले वाले केस में तो ड्यू डेट तक हमने अपने पास रखा, ड्यू डेट को हमने बैंक को बोला भी हमारे पास टाइम नहीं है, आप ले लो, और बैंक कस्टमर से कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर। यहां हम बात कर रहे हैं वही डिस्काउंटेड की। ये देखिए, फॉर गुड्स सोल्ड, पहले हमने गुड्स सोल्ड किया उधार में, तो एंट्री बना देंगे बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये बना देगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये बना देगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। गुड्स सोल्ड करने के बाद फिर क्या लिखेंगे, फॉर बी आर ड्रॉन, ये एंट्री बनाएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और ये बनाएगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नंबर 3, फॉर बी आर डिस्काउंटेड, फॉर बी आर डिस्काउंटेड बिफोर ड्यू डेट, बी आर डिस्काउंटेड बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले हमने बी आर को डिस्काउंट करवा लिया। अगर हम ऐसा करते हैं कि बी आर डिस्काउंटेड बिफोर ड्यू डेट, तो बेटे ऐसी सिचुएशन में ये एंट्री बना देगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर, बैंक डेबिट डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बी आर, और इसकी बुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब फॉर ड्यू डेट आएगा, जब एक्चुअल में जो ड्यू डेट बनेगी उस ड्यू डेट पर इसकी बुक्स में नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं बनेगी, और इसकी बुक में बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सब लोग बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है? इसका एक केस बना दो फटाफट से। देखो, अपन क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 9 पर। विशाल सोल्ड गुड्स ₹7,000 टू मंजू ऑन 5th जनवरी 2017। यहां मैंने रखा विशाल को और यहां हमने रखा मंजू को।
5 जनवरी 2017 में विशाल ने मंजू को सेल किया 7,000 रुपए का। तो विशाल अपनी बुक में एंट्री बनाएगा, मंजू अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 7,000, और मंजू अपनी बुक में बनाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट, और ये अमाउंट आएगा 7,000। प्लीज बातें नहीं, हो गया इतना काम। सेम डे को 2 मंथ्स बाद का बीआर हमने ड्रॉन कर दिया। एंट्री बनाएंगे बीआर अकाउंट डेबिट टू मंजू 7,000, और ये अपन बना देंगे विशाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 7,000। ये वाली एंट्री अपन ने बना दी। फिर क्या होता है बेटे, मंजू एक्सेप्ट विशाल ड्राफ्ट एंड हैंडेड ओवर सेम टू द विशाल आफ्टर द एक्सेप्टेंस। विशाल इमीडिएटली डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। विशाल ने उसको इमीडिएटली बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो एंट्री क्या बनाएंगे बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बीआर। 7,000 रुपए का बीआर है, बैंक ने डिस्काउंट किया 12% और 2 मंथ्स का 140 रुपए बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस के ले लिए। 7,000 रुपए में से 140 रुपए लेने के बाद 6860 ये आ गया, जबकि विशाल का उसमें कोई रोल अभी ड्यू डेट तक नहीं है, मंजू का रोल नहीं है। 5 जनवरी को जो बीआर लिखा 2 मंथ्स बाद, 5 फरवरी 5 मार्च प्लस 3 दिन का ग्रेस 8 मार्च, 2 मंथ्स का बीआर है, तो 8 मार्च को इसकी ड्यू डेट बन जाएगी। हाँ जी, डेट का बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल है भाई, बिना ड्यू डेट के तो आपके मार्क्स कटेंगे। ड्यू डेट 8 मार्च जो बनेगी, उसमें 8 मार्च में विशाल की बुक में तो कोई एंट्री बनेगी नहीं, क्योंकि विशाल पेमेंट लेने ही नहीं जाएगा। लेकिन मंजू को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो अपन एंट्री बनाएंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मंजू जो है वो 7,000 रुपए का ड्यू डेट पर पेमेंट। आप मेरे को बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है? अब मैंने आप लोगों को जो कंसेप्ट करवाया 10 और 11, 10th मैंने करवा दिया, 11 आप कर सकते हो, अप टू 11 एक बार आप करेंगे। चैप्टर आज हमने स्टार्ट कर लिया, थोड़ा बेसिक समझ में आ गया, आगे हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। अब डेली रूटीन में अपन पहले खींच के इस टॉपिक को करेंगे, और डेली रूटीन में एक एक क्वेश्चन जो है मैं इसका आपको करवाने वाला। सबसे पहले हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे लेवल पर फिनिश करें, ठीक बात है बेटे? चलो।